नमस्कार। आज के प्रोग्राम में आमंत्रित हैं गोल्डन जुबली प्रेसिडेंट 2013 प्रोफेसर डॉक्टर सीपी बंसल। इनके कार्यकाल की कहानी, इनके चित्रों की जवानी की जो इन्होंने कार्य करा, जो कि अद्वितीय था और लोग आज भी दशक से ऊपर समय निकल गया और फिर भी आज लोग याद करते हैं। डॉक्टर अशोक बांगा जी प्रसिद्ध वार्तालाप विशेषज्ञ और पीडियाट्रिशियन फ्रॉम ग्वालियर आज के शो के एंकर रहेंगे और वार्तालाप के माध्यम से इनकी कहानी सुनेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इनको चित्रों की कहानी बता रहा हूँ। देखिए क्या क्या कार्य करे इन्होंने, कितने कितने लोगों से मिले हैं। वह इंडिया के सभी डिग्नेटरी से मिले हैं और काफी पदक और काफी सम्मान मिला है उनके कार्यकाल में। शायद इसके पीछे इनकी धारणा या ईमानदारी रही होगी संस्था के प्रति, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आगे बढ़ें और बांगा जी के हाथ में माइक और संचालन है और शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद टुटेजा सर। और नमस्कार सभी दर्शकों। परिचय की आवश्यकता नहीं है। जो शख्सियत आपके सामने है डॉक्टर चैतन्य प्रकाश बंसल। आईएपी में इनकी शुरुआत मैंने 1909 से देखी, जब पहली बार ग्वालियर में आईएपी की कॉन्फ्रेंस और स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। वो कॉन्फ्रेंस ग्वालियर को कैसे मिली वो एक और कहानी है, वो फिर कभी। उस कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद डॉक्टर बंसल एमपी आईएपी के प्रेसिडेंट बने। तभी से ग्वालियर आईएपी भी आगे बढ़ना शुरू हुई और हम लोगों का एक ग्रुप बन गया जो मिलके काम करता था। उसके बाद में उन्होंने 2002 में आईएपी के वाइस प्रेसिडेंट बने। बहुत सारे चैप्टर्स में काम किया। एएचए की शुरुआती स्थिति थी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप था, मेडिको लीगल चैप्टर था। डॉक्टर बंसल ने सब में आगे बढ़ बढ़ के किसी में जर्नल चालू किया, किसी को ऑर्गेनाइज किया, किसी की कॉन्फ्रेंस की। अगले 10 सालों में आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते आईआईपी में बहुत बड़े आयाम छुए। इस बीच में उन्हें जिम्मेवारी दी गई एएलएस और बीएलएस की, और उसमें भी वो आगे बढ़ते गए और पूरे देश में घूम घूम कर संपर्क बनाया, एक बेस बनाया जिससे देश के पीडियाट्रिशियंस उनको जानने लगे अच्छे से। और इसके बाद वक्त आया 2011 का, जब उन्होंने 13 के लिए अपना प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेचर घोषित किया। सबको आश्चर्य हुआ। एक छोटे से शहर का पीडियाट्रिशियन, एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर, एक छोटा सा लड़का आईआईपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहा है। हमने भी इसे दुस्साहस समझा, लेकिन उनकी हिम्मत देख और उनका जज्बा देख के सब उनके साथ हुए। और वो एक गजब का इलेक्शन कैंपेन रहा, जो मैं समझता हूं ना भूतो ना भविष्यति। उसकी डिटेल्स मुझे लगता नहीं कि देश के सब लोगों को मालूम है कि वो कैसा कैंपेन था। मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर बंसल कि वो उस कैंपेन में ऐसा क्या यूनिक था और आपने ऐसा क्या जादू किया कि उस समय तक के सबसे बड़े मार्जिन से इन्होंने देश के आईएपी के बड़े बड़े 8 दिग्गजों को धराशायी कर दिया और प्रेसिडेंट बन गए। सर, मैंने किसी को धराशायी नहीं किया। लोगों ने शायद हमारी एकता और हमारी अखंडता को वोट दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा ग्वालियर के टीचर्स का। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एक बार डॉक्टर बेलापुरकर सर ने
कहा था कि ये इलेक्शन सीपी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन ग्वालियर का इलेक्शन है। बेलापुरकर सर जैसा नॉन पॉलिटिकल पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है। ग्वालियर में उस वक्त जाने क्या जुनून था ये मुझे नहीं पता, पर शिंगवेकर सर, मैडम तलूजा, रावत सर, थावरानी सर और तमाम सीनियर्स, आपको याद होगा अपन कितनी कितनी मीटिंग्स करते थे। हर जने को टारगेट दिया जाता था कि आपको इतने फोन करने हैं, उस फोन का रिस्पॉन्स रखना है। तो एक जमीन था एक। उसके अलावा डॉक्टर टुटेजा सर और डॉक्टर गोस्वामी इंदौर और पूरे भोपाल संभाले थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एमपी से 99% वोटिंग हुई। और ये डॉक्टर परमेश के कैंपेनर्स का एक बड़ा भारी ऑब्जेक्शन था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ रिगिंग हुई, जो बाद में इलेक्शन कमिश्नर को कोई इस बात का प्रमाण नहीं मिला और ये वोटिंग रही। और जितनी पूरे एमपी में उस वक्त वोटिंग थी, क्योंकि उससे ज्यादा मार्जिन थी, इसलिए ये प्रमाण कोई प्रमाण नहीं रहा। हर जगह रीजनलिज्म से ऊपर उठ के लोगों ने प्यार और अपनापन दिखा। इसके अलावा उस कैंपेन में एक और यूनिक चीज सर ये हुई थी, जहां मैं रहता हूँ वहां आश्रम के बच्चों ने, अगर आपको याद हो तो उन्होंने उस वक्त 20,000 पोस्ट कार्ड हाथ से लिखे थे जो अपन ने पोस्ट किए। हाँ। तो मुझे मन में ये लगा था कि जब इतने बच्चों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, इतने लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, तो ये चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। आई वॉज ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट, only because of our unity and affection and love of all members of Indian Academy of Pediatrics, Gwalior branch in particular and Madhya Pradesh seniors in general. ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पर बहुत लंबी कहानी है। तो जैसे जैसे आर्मी में आ, एक एक कोई कोई स्टोरी, एक घटना लेके पढ़ाया जाता है ना जवानों को कैसे युद्ध जीतना है, वैसी एक कहानी जो फिर कभी डिटेल में। आगे बढ़े। डॉक्टर बंसल नेशनल प्रेसिडेंट बन गए आईएपी के। सारा ग्वालियर खुश था। हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात थी और बहुत खुशी की बात थी, और सभी लोग खुश थे। फिर आता है असली परीक्षा का समय। जब आप प्रेसिडेंट बन गए, जिसके लिए बनने के लिए आपने इतना संघर्ष किया, वो प्रेसिडेंट बन के आप आईएपी में ऐसा क्या करना चाहते थे, ऐसा क्या नया करना चाहते थे जिससे लगे कि ये डॉक्टर बंसल की क्षमता है? सर, मेरी कोई क्षमता नहीं, अपन सबका एक यूनिफाइड प्रयास था। और ये प्रयास शुरू हुआ सर जब डॉक्टर जयदीप चौधरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, रीता बरता कुंडू ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन थे। जी सबको याद होगा, हम 2-3 बार कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग के लिए भी गए थे। शैलेश हमारे साथ रहते थे और वो वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक सेक्रेटरी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहां पे ये प्लान एक बार आया कि ऑर्गेनाइजिंग ये चीफ गेस्ट किसको बनाया जाए। तो नाम आया कि किसी तरह अगर अब्दुल कलाम साहब तैयार हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात आईआईपी के लिए होगी। बस हमने मन में ठान ली और ईश्वर ने दया की, हम उनके यहाँ गए। तो जब हम चारों जने गए तो उन्होंने हमसे सिर्फ एक ही शर्त रखी कि तुम माल न्यूट्रिशन पर कुछ काम करने का प्रॉमिस करो तो मैं आऊंगा। और ये तो अंधा क्या मांगे दो आंख जैसी बात थी, क्योंकि जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, उस स्टेट का अंडर 5 मॉर्टेलिटी पूरे हिंदुस्तान में सबसे खराब थी। तो मैंने ईश्वर का नाम लेके ये प्रयास किया और परमात्मा ने दया की कि पहली बार
हमने मिशन उदय शुरू किया और फिर टुटेजा सर के साथ मिशन किशोर उदय उसमें जोड़ा। पर इसका मेन एम था अंडर फाइव मॉर्टेलिटी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके लिए एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनाना। और उस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए पहली बार यूसीएमएस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इनकी सारे फैकल्टी एक साथ बैठे। और मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि इनमें सबसे अधिक कार्य किया था डॉक्टर वी के पॉल सर ने। इसके ट्रायल रन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुए थे और उसके बाद फिर कहानी सबको पता है। इसके फंडिंग के लिए डॉक्टर एम के भानसर अदर पूनावाला के पास हम लोग गए थे। मिस्टर अदर पूनावाला ने साइरस जी से बात की जो उनके फादर थे, और एक 2 मिनट में उन्होंने 1 करोड़ की फंडिंग दी। उसके पहले जो जीएसके की फंडिंग थी वो भी शायद आईआईपी में पहली घटना है कि हमने इसलिए वापस कर दी कि वो कॉमर्शियल की फंडिंग थी। और ये पॉल सर ने ही कहा कि अगर कॉमर्शियल एक्ट की फंडिंग है तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकूंगा, तो उन्होंने शायद नवीन ठक्कर सर के प्रयासों से 3-3.5 करोड़ कुछ दिया था। मुझे ये ध्यान है कि हमने 2.5 करोड़ उन्हें वापस करा था, शायद 3 करोड़ या कुछ ऐसा था। वापस करा था। और अभी तक उसमें से शायद 55 या 50 लाख आईआईपी में मिशन उदय के लेजर में बचा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन। फिर से एक चीज, वो भूतो न भविष्यति, कि आईएपी के प्रेसिडेंट के इंस्टॉलेशन में देश का प्रेसिडेंट आए, ये गौरव का नहीं क्षण। सर, पहले भी राजेंद्र प्रसाद साहब आए थे जी। जब डॉक्टर बोधनकर सर थे तो। जी। और इसके अलावा जो अपन ने 2013 में और कुछ चीजें की, वो नेशनल पब्लिकेशन हाउस अपन लाए ग्वालियर, जी। जिसमें जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जेपी ब्रदर्स वाले ग्वालियर आए, अपन ने, आपको याद होगा, बात की पीयूष जी से। अपन ने डॉक्टर पीयूष गुप्ता से पूछा कि हमें किसके साइड में बात करनी चाहिए, तो रॉयल्टी बढ़ाने की बात हुई। जो हाँ। उसके पहले मास परचेजिंग पीडियाट्रिशियंस में बांटने के लिए कंपनी करती थी, उसमें कोई रॉयल्टी आईआईपी को नहीं देते थे, तो वो रॉयल्टी की आईआईपी भी वो भी आईआईपी को आने लगी। हम्म। और नेशनल पब्लिकेशन हाउस में तो आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। आपको ध्यान होगा कि अपन ने शायद 13 बुक्स पब्लिश की। हाँ। अपन ने उस वक्त जो इम्यूनाइजेशन गाइड बुक पब्लिश की वो विदाउट एनी फार्मा कंपनी के पब्लिश की। हम और आप और पूरी ग्वालियर की एक टीम बना के अपन एक एक लाइन प्रूफ रीडिंग करते थे, और शायद उस वक्त अपन ने 60,000 करीब में पूरी बुक 23,000 24,000 लोगों के लिए प्रिंट कर ली थी। दैट वाज ए यूनिक थिंग। और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करी थी अपन ने। वो बहुत और बहुत बहुत बड़ा एक काम था। और वो फिर एक कहानी है कि उसका पब्लिकेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे कैसे किया गया। हमने ट्रक से, ट्रेन से, बस से, टेम्पो से, कैसे कैसे हर पीडियाट्रिशियन तक वो बुक पहुंचाई। पर वो परंपरा अब कायम है कि वो बुक ऑफ इम्यूनाइजेशन उसके बाद दूसरा तीसरा संस्करण आया जो आपने शुरू किया था। लेकिन नेशनल पब्लिकेशन हाउस का वर्तमान में क्या स्टेटस है, आप बेहतर जानते होंगे। हाँ। और भी शायद कुछ और कई बड़े उसमें काम थे। कुछ आगे के प्रेसिडेंट्स को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, तो वो अब नहीं है। और उसके बाद एक मेरे मन में बहुत था कि आईआईपी सरकार की नजरों में आगे आए। और फिर वही, मतलब जो इच्छा होती थी, ईश्वर कुछ ऐसी दया करते थे, कुछ ऐसा जरूर अपनी टीम में भर देते थे कि राजीव सेठ दिल्ली के बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें मेरे साथ 2-3 बार ये पोस्टल डिपार्टमेंट में गए थे और हमने गोल्डन जुबली स्टैम्प आईआईपी का रिलीज करवाया दिल्ली में। वो एक यूनिक चीज थी जो अभी तक कभी नहीं हुई। इसी प्रकार एक पीठ पीछे है, पर डॉक्टर महावीर जैन ने एक आईसीपी का आइडिया, हम लोग, मैं, डॉक्टर महावीर, शायद टुटेजा सर और डॉक्टर पीयूष गुप्ता बैठे थे कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मतलब हमारे टेन्योर शुरू होने के कुछ दिन पहले। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कहाँ, तब ये
इंडियन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात आई कि ये चैप्टर्स अपने अपने सेंटर शुरू कर देते हैं और बंदर बाट जैसी फेलोशिप्स बढ़ती रहती हैं, तो इनका कुछ एक वॉच डॉग होना चाहिए जो इनकी क्वालिटी असरटेन करे। तो इस सोच के साथ इंडियन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स चला, पर दुर्भाग्य से कुछ कुछ ऐसी चीजें होती गई कि उसमें उतना फोकस उस वक्त नहीं दे पाए और ये नहीं चल सका। पर ये प्रोग्राम इतना सशक्त था कि आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इसको नकार नहीं पाया। आप सुनते हैं पिछली साल इसमें कुछ शुरुआत हुई है, पर शायद अब ये इंडियन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स खुद से अपनी कोर्सेज रन करने लगा है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो शायद इसमें भी कुछ फायदा होगा या इसका कुछ कारण होगा, या जैसा भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डिसाइड किया। ये शुरू अपन ने इसलिए किया था कि वॉच डॉग बने, क्वालिटी असरटेन हो। और उस वक्त डॉक्टर एम के खान सर मेरे साथ मेरे गाइड के रूप में रहते थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने ये फेलोशिप्स की क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा कर दिया तो आईएपी एएपी से आगे निकल जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया पूरा फेलोशिप के लिए आईएपी से जुड़ेगा। वो मैं नहीं कर सका। उस समय में कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने आपका वो प्रेशियस एक साल में से काफी सारा समय आपको तनाव भी दिया और काम का नुकसान हुआ। वो ना हुई होती तो शायद कुछ काम और आप कर सके होते। बस सर उस विषय में बात नहीं करिए। वो ऐसे घाव है जिनको याद भी करेंगे तो अच्छा नहीं लगता मन में। लेट अस नॉट टॉक अबाउट। जी। अ, अगर आपको फिर मौका मिले किसी तरह की अपना जो अनफिनिश एजेंडा था उसको पूरा करने का, तो अब आप और क्या करना चाहेंगे? आईआईपी में सर सब कुछ अच्छा है। पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा होती जा रही है। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में टाइम और मनी ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। और जो मैं शायद बहुत चाह के भी नहीं कर सका, आईएपी की गवर्नमेंट में आज हम 47,000 मेंबर्स हैं। हर पॉलिसी गवर्नमेंट की रिलेटेड टू चाइल्ड शुड बी रूटेड थ्रू आईएपी। हमको इतनी बड़ी फोर्स बनना चाहिए, हम दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो वो चीज थोड़ी सी कमजोर है। मुझे लगता है कि हर प्रेसिडेंट उस दिशा में कार्य करता है। तो डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट लाए, वो इतना अच्छा। यूनिसेफ से पहली बार पार्टनरशिप हुई। डॉक्टर विजय हेबले बहुत अच्छा प्रोग्राम उसका लेके आए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, ट्यूबरक्लोसिस का, कम्युनिटी के लिए डॉक्टर कामत। उसके बाद आईपी की बात गांव के साथ लाए। आई थिंक एवरी प्रेसिडेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, और देर सवेर ये हो ही जाना चाहिए। आईसीपी मेरे को कसक रहती है कि जैसा मैं चाहता था वैसा काफी सालों नहीं चल सका। आशा करें कि कोई उस प्रोग्राम को फिर से अपने हाथ में लेके वैसा करेगा जैसा आप चाहते थे। सर अब वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर, जैसे आईएपी के वाइस प्रेसिडेंट की बात है, मुझे आज भी लगता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट को तो काम पूरा नहीं है करने में, 5 वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे तो क्या करेंगे। हम्म। और आप एक बार कोई ऐसी चीज शुरू कर दे तो यू कांट टेक इट बैक। ऐसे ही आप मुझसे शुरू कर दिए हैं जब एसी आईसीपी ने, तो यू कांट टेक दैट बैक। हम्म। तो वो अब आगे डायरेक्शन नहीं बढ़ेगा। पर अब शायद कोई आगे किसी के दिमाग में ये बात आए तो इसके ऊपर कोई वॉच डॉग लगाया जाए कि जी। कोर्सेस बंदर बाट की तरह लोग शुरू ना कर सके फॉर हम्म। देयर पर्सनल और मेटेरियलिस्टिक गेन्स, के मैं 4 जनों की क्वेट्री बना के एक कोर्स शुरू कर दूं। हाँ। दैट शुड नॉट बी डन। हम्म। आपको क्या लगता है ओवर दी इयर्स, अब आपको उस पद को छोड़े हुए 12 साल हो गए, आईएपी में क्या सुधार हुए और क्या बिगाड़ हुए इतने समय में? सर सब सुधार अच्छे हो रहे हैं। आई थिंक वी ऑल शुड बी कंस्ट्रक्टिव फॉर द एकेडमी।
तो बिगाड़ तो मैं नहीं कुछ भी फोकस कर पाऊंगा. इट इज टू अवर बेस्ट ब्रेन्स टू डिसाइड अमंग अवर इंटरनल सेल्फ. पॉजिटिव कार्य डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया. पेरेंटल गाइडलाइंस पीयूष जी के समय, एंटी माइक्रोबियल जो आज तक चल रहा है, और एएमआर, डब्ल्यूएचओ ने, यूनिसेफ ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने स्ट्रांगली लिया. पर उनको बस जो चीज होनी चाहिए वो गवर्नमेंट में हमारी रूलिंग होनी चाहिए थोड़ी सी ज्यादा. एमएमआर कैंपेन होना चाहिए. एमआर कैंपेन की जगह रेबीज के 5 की जगह 4 डोज होनी चाहिए. डब्ल्यूएचओ कह चुका, आपने तो रेबीज में इतना काम किया है. वो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड नहीं कर सकी, इसलिए आईएपी भी बहुत स्ट्रांगली नहीं कर पा रही. ये कुछ ऐसे काम हैं जिन पे हमको फोकस ज्यादा करना चाहिए. थोड़ा सा आपके विचार नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो आए दिन आईएपी की कॉन्फ्रेंसेस होने लगी हैं, और एक मेगा शो, एक मेला, एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट की तरह, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर, कॉन्फ्रेंस के मिड में ही इतनी ज्यादा अ, रस्साकसी होती है कि मेरे समय का ही मुझको ध्यान है, जो चीजें मैं याद नहीं करना चाहता. और उसके बाद भी ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत बड़े बड़े मेले हो गए, करोड़ का प्रॉफिट होता है. जो ऑर्गेनाइजिंग टीम और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, वो उनकी बारात निकलना, उन पे इतना खर्चा होना, हाँ, हाँ, और सबको सूट सिलना, सबको टू एंड फ्रो किराया देना. हम्म, हमारे और आपके एसोसिएशन में मुझे ऐसा लगता है कि एक जनरल पीडियाट्रिशियन के मन में शायद खसक होती होगी. 8-8, 12-12 हॉल साइमल्टेनियसली चलना. आप अटेंडेंस देखिए, दुर्भाग्य से अटेंडेंस कुछ शोज में रहती है, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह में. पर उनमें भी पूरी माफी के साथ कहना चाहता हूँ, वो लोग रहते हैं फैकल्टी में जो एडिटोरियल, जो एडवाइजरी बोर्ड पे हैं कई कंपनीज के. तो हम्म, उसमें आईएपी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए. अब तो कॉन्फ्रेंसेस के जो चीफ साइंटिफिक कन्वीनर्स या चेयरपर्सन होते हैं, वो भी अगर किसी फार्मा कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड पे हैं, तो क्या ही इम्पार्शियल प्रोग्राम बन सकेगा ये एक. तो मुझे लगता है कि जब 47,000 मेंबर्स के साथ हम सामने जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम बेहद ट्रांसपेरेंट रहें. हम पूरे ईमानदार हैं, पर हम ईमानदार हैं ये दिखना भी चाहिए. हाँ, इट शुड appear, we should appear honest also and transparent. हाँ। ये एक और एक एक इंडस्ट्री पूरा बन गया है। और दूसरा इसकी उपयोगिता पोस्ट कोविड, अब जब से हम ऑनलाइन टीचिंग सेशंस करना पॉसिबल हुआ है, जिसमें कितनी कम कॉस्ट में कितनी बड़ी गैदरिंग का फायदा होता है, इसके इसके तुलना में हम जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका भविष्य क्या लगता है आपको? सर, प्रति हर चीज की गड़बड़ लगने लगती है. अगर बहुत ज्यादा वेब मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस होंगी, तो शायद ये भी अपना चार्म खोती जाएंगी, जैसा अब कुछ समय से लगने लगा है. पर हाँ, बहुत अच्छे स्टार स्पीकर्स और बहुत टू दी पॉइंट ये चीजें हों, और जैसा डॉक्टर बकुल पारेख ने डीआईपी प्लेटफॉर्म बना के और उसमें सब चीजें रखी, और आज भी आप आर्काइव कर सकते हैं, हम्म, तो ये डेफिनेटली इट वाज a very good thought and step. But again, transparency is very important in that. यस, That is all. But I completely agree. आप पेडिकॉन में देखिए सर, कहाँ हॉल खाली पड़े रहते हैं. हम्म, लोग इतना इतना तैयार करके आते हैं. और पहले तो बहुत अति थी, 2013 के बाद से वो बंद हुई है. अपन ने हॉल के नाम, टूटेजा सर को याद होगा, हॉल के नाम अपन ने चेंज किए थे. उसके पहले जीएसके हॉल, सीरम इंस्टीट्यूट, मतलब हॉल के नाम also used to be pharma companies. तो हम्म, जो स्पॉन्सर्ड सेशंस हैं वो अलग हो, और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ आईआईपी में फॉलो होना चाहिए। हाँ, ये मेरे को लगता है कि बेहद आवश्यक है। हाँ, हाँ, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना या किसी के अगेंस्ट बोलना नहीं है। तो हम्म, मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ, ये मेरे पर्सनल थॉट है। हम्म। और अगर किसी को इससे पूरा अधिकार है इनको ना मानने का या इनसे मतभेद रखने का। पर ये तो सबके सामने एक खुली किताब है, इसमें किसी से कुछ छुपा नहीं है। आप ऑब्जेक्ट ना करें बेशक। एक एक जग पर्सनल जाहिर है। क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन। हाउ डिड दिस old angry young man become a cool, pious and peaceful person? मुझे याद है सीपी बंसल शुरू में क्या हुआ करते थे और उसमें कितना चेंज आया है ओवर द ईयर। कैसे हुआ? वक्त ने शायद किया कि तुम। लोगों ने प्यार इतना ज्यादा दिया कि आ, गुस्सा वास्तव में कम हो गया है। और घर में बच्चे भी कहते हैं, स्टाफ भी ये बात कहता है कि आपकी गुस्सा बहुत कम हो गई है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। मुझे सर ये लगता है कि हमें हर इंसान में अच्छाई देखनी चाहिए। और जैसा अपन स्ट्रेस मैनेजमेंट में या उसमें बोलते भी हैं कि हमारा कंट्रोल हमारे ब्रेन पे खुद रहना चाहिए, किसी दूसरे को हमें अपने ब्रेन का कंट्रोल नहीं देना है। तो अगर किसी ने कुछ हमसे बुरा बोला या हमसे किया तो मन में बुरा भी लगता है, तो आप ये सोचिए ब्रेन तो आपका, बॉडी तो आपकी है, माफ करो, छोड़ो। एक ये शायद दूसरी बढ़ती हुई उम्र के साथ अ, ये जीवन में एहसास होने लगता है कि आप गुस्सा करके जो प्राप्त कर सकते हैं उससे अधिक आप दूसरे को आदर, सम्मान और हम्बलनेस के साथ आप अधिक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपके नाम के साथ, नाम की तरह आप चैतन्य हुए, प्रकाश हुआ, उससे उससे बदलाव आ रहा है। अब हम अब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसमें जिसमें आप एक शब्द में या एक लाइन में या बहुत संक्षेप में जवाब दे सकते हैं। आपने इतना कुछ जीवन में पाया, क्या ये सब कुछ आपको बिना संघर्ष के आसानी से मिलता गया? सर, ईश्वर की दया और सबका प्यार और अपनेपन मिलता गया। मुझे नहीं लगता कि बस इच्छा हुई और मिल गया, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपको जितने लोग अपनी जीवन यात्रा में मिले, क्या सब भले लोग थे और मदद करने वाले लोग थे? हाँ सर, मुझे तो सबने जब जब मैंने चाहा तब तब मेरे लिए सब जने अ, मुझे अच्छे ही मिले। लोगों ने बहुत मेरी मदद की और अभी भी करते हैं। और ग्वालियर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, टुटेजा सर, इधर डॉक्टर पीयूष गुप्ता, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर नीली रामचंद्र, डॉक्टर विनीत सक्सेना, डॉक्टर अमित, इतने सारे लोग और भी बहुत सारे जो एकदम नाम याद नहीं आ रहे हैं। आप देखो कितने लोग, अपने आपको सब पता है, टुटेजा सर को पता है। मुझे नहीं लगता कि इतना क्लोज एसोसिएशन आईआईपी के अलावा मुझे और कहीं मिल सकता। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि इनमें से मतलब, मैं जो आपने नाम लिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो आपके साथ लोग जुड़े, इनमें से कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से आपकी पोजीशन का फायदा लेने के लिए आपसे जुड़े? सर, मेरी कभी ऐसी कोई पोजीशन नहीं रही कि कोई मेरे से कुछ फायदा ले सके। सब ये मुझसे आपका सोचना अपनेपन है। और प्यार के लिए ही जुड़े और अभी तक जुड़े हुए हैं। आप जब आईएपी ऑफिस पहली बार गए और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, तो क्या आपको सब कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत व्यवस्थित तो ठीक से चल रहा है? आपको लगा कि नहीं, ये तो सब मुझे बदल डालना पड़ेगा? अपन कहीं भी जाते हैं सर तो कुछ अच्छाइयाँ दिखती हैं, कुछ बुराइयां दिखती हैं। पर आईआईपी ऑफिस का स्टाफ बहुत कमिटेड था। डॉक्टर मिस्टर गोंजाल्विस और डॉक्टर
ये मिस्टर डिसूजा बहुत बहुत अच्छे लोग थे, किरण, ये बड़े वर्केहॉलिक थे। तो मैंने जो भी चेंजेस मेरे दिमाग में आए और मैंने रखे, शैलेश गुप्ता ने पूरा कोऑपरेट किया और वो किया। जैसे हमने थंब लगवाना शुरू किया डिजिटल, हमने शुरू किया कि वहां पे एक कैमरे लगा दें तो हम जिससे कि घर में बैठे ये देख सके कि कौन कितने बजे ऑफिस आ रहा है जा रहा है। तो सब उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में किया और मुझे नहीं पता कि अब क्या स्थिति है, पर ये उस समय 2013 में हमने शुरू किए थे और बड़े अच्छी तरह चले। पर आईआईपी स्टाफ वास्तव में डिवोटेड है और स्टाफ की वजह से ही अपना ऑर्गेनाइजेशन इतना स्मूथली चल। आपको लगता है कि आईएपी में या दूसरे संगठनों में भी होता है, कुछ लोग उसका अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने लगे, या उसके लिए बेहतर शब्द है हिंदी में उपभोग करने लगे? नहीं सर, मुझे को लगता है कि आईआईपी में हर आदमी दिल से ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं। मंच माला माइक। थोड़ी बहुत सबको ऐसा सोचना हमारा गलत है कि लोग उपभोग करना चाहते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस। Everybody tries to put their best to the organization, and that is why they try so hard to be there on that position. बहुत अच्छी बात है कि आप सबका अच्छा पक्ष देखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। काश सभी लोग ऐसा ही अच्छा देख पाते। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोग अपनी ईगो को सिर पर सवार किए रहते हैं? वो सार्वजनिक काम में भी कई फैसलों में उनकी ईगो आड़े आती है, हाँ या ना करने में। सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जब प्रेसिडेंट था तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डॉक्टर पीयूष गुप्ता भी इस बात को जानते हैं। लेट स्वर्गीय डॉक्टर पन्ना चौधरी सर ने मुझसे कहा था कि हमेशा ये ध्यान रखो कि आईएपी के हित में क्या है, ये तुम्हें सोचना है। और अपन सबको पता है कि मैंने ऐसा ही सोचा। कुछ फैसलों से मुझे व्यक्तिगत रूप से और शायद आईएपी में सामाजिक रूप से काफी हार्डशिप और काफी रिपरकशंस हुए, झेलने पड़े। पर अल्टीमेटली माय सोल इज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट आई कुड डू व्हाट आई फेल्ट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे लगता है कि ये चीज हर प्रेसिडेंट को याद रखनी चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेते समय उनके दिमाग में ये रहना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर आईआईपी। आपको लगता है कि आजकल चुनाव, आईएपी का चुनाव लड़ना बहुत महंगा, मुश्किल और बहुत ब्रूटल सा हो गया है? और चुनाव लड़ने में लोग इतनी एनर्जी लगा देते हैं जितनी वो प्रेसिडेंट बनने के बाद काम में लगानी चाहिए थी। सर, चुनाव लास्ट ईयर के इलेक्शन में तो बहुत ही ज्यादा लोगों ने एनर्जी और समय लगाया। मुझे लगता है कि इसमें ये भी एक आईआईपी की बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो और इलेक्शन कमीशन शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। उसमें कहीं कुछ ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा ध्यान आईआईपी सेंट्रल ऑफिस को देने की जरूरत है, क्योंकि अब ई वोटिंग है। ई वोटिंग में जहां कई फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी है। तो इट शुड बी मेड वेरी ट्रांसपेरेंट। और जीतने के बाद जब प्रेसिडेंट इतना तप के निकलता है, इतनी मेहनत के बाद निकलता है, तो डेफिनेटली वो ये चाहता है कि मैं अपने अच्छे से अच्छा आईएपी को दूं। आपको लगता है कि किसी भी काम में अब फाइनेंशियल ऑनेस्टी इतना मैटर नहीं करती जितना पहले लोग इस बात को महत्व दिया करते थे? अब चलता है वाला एटीट्यूड आ गया सब जगह।
सर आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सब पीडियाट्रिशियंस हैं, सब स्वविवेक से सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए जो देख रहे हैं, इसलिए कभी कभी शक होता है। आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा करना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशन को अपना अच्छे से अच्छा देना चाहता है, जिससे जनरेशन उसको याद रखे कि इस टेन्योर में ये हुआ था। मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी इस तरफ ध्यान रखता है। जैसे अब आप डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें देख के एक आम पीडियाट्रिशियन हुआ करती है। जैसे सरकार कुछ चीजों में पैसे फिजूल खर्च करती है तो लोग बोलते हैं ना, तो हमारी सरकार भी तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर वो आईएपी के पैसे से विदेश यात्राएं करते हैं, क्या सीखने के लिए? तो सर कभी कभी ये इसमें बात अखरती है। मैं, हो सकता है मेरा सोच गलत हो। सर मैं इस सोच में शायद आपका ही ये आपका और ग्वालियर का और सब सीनियर्स का ये था कि जब प्रेसिडेंट बने थे तो अपन ने प्रण किया था कि हम आईआईपी के खर्चे से कभी फॉरेन ट्रिप तो क्या हम इंडियन ट्रिप भी नहीं करेंगे। तो कोशिश यही की, पर कई जगह मुझको आईआईपी से क्लेम करना पड़ता था, और पर अधिकतर जगह मैं ऐसा सोचता था कि जहाँ ट्रेन से ही जा सके वहीं जाएं और बहुत ज्यादा ट्रेवल ना करें। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें खर्चा डेफिनेटली कम होना चाहिए। पर अब शायद आईआईपी के पास पैसा बहुत है और वो लोगों की चॉइस। कंफर्टेबली खर्च कर सकते हैं। अब अ, बहुत सारी चीजें सर उस तरफ नहीं जाइए। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट को भी, सेक्रेटरी को भी एक ऑफिस एक्सपेंसेस करके काफी अमाउंट दिया जाता है। तो वो चीजें छोड़ दीजिए सर। वो मतलब दैट इज समथिंग विच आई विल नॉट लाइक टू डिस्कस, एंड आई लीव इट अप टू द गुड conscience of honorable president, because they are president of my organization. So I should not say anything against them, and I pray इट्स God that इट्स from नॉट heart and mind अगेंस्ट both I should be honest to the organization. इट्स नॉट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन और एनीबडी इन पर्सन। बस ये लगता है कि पहले जो इन चीजों को इतना महत्व दिया जाता था, हम ग्वालियर आईआईपी में हम स्टैंप के पैसे बचाने के लिए पर्सनली आईएपी के इनविटेशन लेटर लोगों को दे के आते थे कि 10 रुपए 15 रुपए बच जाएं आईएपी के। एक वो समय था। इसलिए ये बातें थोड़ी थोड़ी चुभती हैं पुराने जनरेशन वाले लोगों को। शायद नए लोग इन चीजों को बेवकूफी समझते हो। ठीक है, छोड़ते हैं इस मुद्दे को भी। आप ये बताइए कि आईएपी की स्ट्रेंथ बहुत हो गई है, हमारे 47,000 मेंबर्स हो गए हैं। क्या सिर्फ मेंबर्स की स्ट्रेंथ बढ़ना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बढ़ना माना जाता है? सर डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, पर उस स्ट्रेंथ को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये एक मुद्दे की बात है। और 47,000 पीडियाट्रिशियंस, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट। अमेरिकन एकेडमी में भी जो अमाउंट है उसमें इंटरनेशनल मेंबरशिप ज्यादा है, अदरवाइज शायद अगर अकेले यूएस के मेंबर सोचें तो इतनी ना हो। तो हम इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से जितनी हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, गवर्नमेंट में सेफ होनी चाहिए, वो शायद उसमें काफी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। 47,000 is a big number. It makes us हाँ, strong. दिल में और गर्व होता है कि हाँ इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये इसको हम पॉलिटिकल पार्टी के वोटर्स की तरह ना गिने इस संख्या को, पर मेरा सोचना यह था कि हमारी स्ट्रेंथ हमारे काम करने से आएगी या सिर्फ संख्या बल से आएगी। क्या एपी ऐसे काम करे जिससे रिकॉग्नाइज किया जाए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे और समाज? सर आईपी अपने तन मन से यही प्रयास करती है कि हम ऐसे कार्य करें। हर प्रेसिडेंट और इसी तरह के प्रोग्राम्स लेके आता है,
पर वो कितने परकुलेट हो पाते हैं, क्योंकि उसमें कुल 365 दिन होते हैं हम्म, और 365 दिन बाद प्रेसिडेंट बदल जाता है, वो प्रोग्राम भी रद्दी में चला जाता है। ये चीज आईपी में गलत है। एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं, हम्म, इतने सारे एकेडमिशियंस का ब्रेन लगा के बनाते हैं, तो वो कंटिन्यू होने चाहिए कम से कम, या कोई ऐसी बॉडी हो अ, एक जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलाते जाएं, हाँ, और जो प्रेसिडेंट आए वो उन्हीं प्रोग्राम्स को करें, अपना दिमाग इस चीज में ना लगाएं कि हमको नए ही प्रोग्राम लाना है। आप हम्म, देखिए 12-12 15-15 टीओटीज की जाती हैं, उनका कहाँ से मनी आती है, कहाँ से उनका अपन ट्रांसपोर्ट और वो जनरेट हम्म, करते हैं। अगर ये फंड हम उन्हीं प्रोग्राम को एडिट करके नए बनाए, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम, और वो हम्म, फिर हर कॉलेज में भी टीचिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाए, हम्म, I think that will make us more strong and make our organization worthwhile. जैसे गवर्नमेंट में जैसे जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना है। प्रधानमंत्री कौन है ये मैटर नहीं करता, एक प्रधानमंत्री आने के बाद दूसरा प्रधानमंत्री उसी योजना को वैसे ही कंटिन्यू करता है। वैसे भी तो हम कर सकते हैं। हर एक साल में योजना बदलने से सब कुछ बदल जाता है और पहले का किया हुआ सब बेकार चला जाता है। बिल्कुल ठीक आपका सोचना। एक एक पर्सनल क्वेश्चन, डू यू थिंक यू आर स्टिल ए पॉलिटिकल हैवी वेट इन आईएपी? And I don't think it could be a political heavyweight. Yes, I think I'm very fortunate to have true love and affection of so many people in my life. But political heavyweight, सर ये मेरे साथ पता नहीं क्यों जुड़ता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो सर, क्या मैं पॉलिटिकल हूँ? मैं हमेशा से इमोशनल डिसीजंस और इमोशनल पोएट्री बनाता हूँ। मैंने सर पॉलिटिकल कभी डेलिबरेटली नहीं की एंटायर लाइफ, पर सिंस माय स्कूल डेज और रादर कॉलेज डेज, ये एक बार मैडम बांगा ने, जब डॉक्टर त्रेहान यहाँ आए थे, तब आपको ध्यान हो तो उन्होंने ये कहा था कि सीपी ऐसी चीज है जिसको आप या तो प्यार कर सकते हो या तो नफरत कर सकते हो, न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो पता नहीं, मैं सर पॉलिटिक्स नहीं करता, तो पॉलिटिकल हैवीवेट तो मैं कभी न चाहूंगा कि मेरे को इस नाम से पुकारा जाए या ये समझा जाए। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन लोग कहते हैं वो आप तक पहुंचाया और आपसे पूछा। एक और पर्सनल क्वेश्चन, समय के साथ साथ आपने क्या क्या छोड़ दिया? गुस्सा, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी जो आप अलग से दोबारा से कॉफी पाउडर मंगा के डालते थे, बहुत कम सोना, पता नहीं 2 घंटे सोते थे कि 3 घंटे सोते थे, बेसमय का खाना, स्मोकिंग, सारा दिन फोन करना और शरीर का बिल्कुल ध्यान न रखना। सर अधिकतर, आप कितना प्यार से, कितना क्लोज ऑब्जर्व करते हो, थैंक यू सो मच। इसमें से अधिकतर चीजें छोड़ दी हैं सर। फोन मुझे यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप देखते हो मैं व्हाट्सएप पे बहुत ही कम और बहुत ही लिमिटेड रहता हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, और चाहता हूँ कि व्हाट्सएप भी कम होता जाए। और सोना जरूर अभी भी थोड़ा सा कम रहता है, पर बाकी चीजें तो काफी कम होती जा रही। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं नहीं पढ़। मैं भी चाहता हूँ कि मैं बड़ा एकेडमिशियन बनूं, लोग मुझे एकेडमिशियन माने, पर वो नहीं कर पाता मैं। नहीं मानते हैं। एक आखिरी सवाल, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, मैं देखता हूं कि आजकल आप ज्यादा उस दिशा में सोचने लगे हो और वहां जाने लगे हो, तो आप क्या प्रार्थना करते हो? जो ना हो सका उसकी शिकायत करते हो या जो कर सके उसका धन्यवाद करते हो? अब मेरी इतनी शख्सियत नहीं है कि मैं परमपिता परमात्मा से कोई शिकायत करूं या उनसे नाराजगी जाहिर करूं। मैं प्रार्थना में सर हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, और यही मुझे मम्मी जी ने समझाया था और बताया था
कि ईश्वर से हमेशा एक बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा मुझ पर दया कर। सही क्या बात। मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है, ये उनसे ज्यादा अच्छा मैं भी नहीं समझ सकता। तो बस उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए और मैं प्रयास करता हूँ कि यही प्रार्थना हो। बस एक बात और बताइए कि आपने अपना जीवन का बहुत बहुत बड़ा भाग आईएपी को समर्पित कर दिया। इससे आपको पर्सनली क्या मिला? सर कितना मिला, आपका प्यार मिला। शायद आप जितना प्यार और ध्यान रखते हो उतना तो मुझे बड़े भाई भी नहीं रखेंगे। टुटेजा सर मिले, डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर मिले, कितने लोग, कितने अपनापन मैंने अभी आपको बताए। इतना अपनापन तो मुझे आईआईपी सर अ, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरा एक अभिन्न अंग है सर। मैं आईआईपी से अलग नहीं हो सकता और आईआईपी ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया सर। देखिए मेरे साथी दर्शकों, आपने सुना इस व्यक्ति को, देखा। आप हमेशा से जानते हैं कि कुछ तो है जो कुर्सी छोड़ने के 12-13 साल बाद भी देश के हजारों पीडियाट्रिशियन इनको वही प्यार देते हैं जो पहले देते थे, वही आदर देते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा आदर देते हैं पहले से, और उतना ही याद रखते हैं और उतने ही प्यार से ये सब से जुड़े हुए हैं जो मुझे लगता है कि सबके नसीब में नहीं होता, सबके साथ नहीं होता। तो कुछ तो विशेष होता है इंसान में जिससे वो इतना प्यार पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपने इस शख्सियत से ये सब कुछ सुना। और बहुत सारी कहानियां हैं जो जो इतने सीमित समय में पूरी नहीं की जा सकती थी। अगर फिर कभी मौका मिला तो हम एक एक विषय को लेके, एक एक कहानी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप सबके जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टुटेजा सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और पर ये मेरा विशिंग यू सौभाग्य है कि दो हस्तियां आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं इस कार्यक्रम के समापन के पूर्व ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे अभी तक के वार्तालाप में दो बातें मुझे लगी कि कोई भी इंसान अपने नाम के अनुरूप अपने चैतन्य कॉन्शियस से अगर किसी संस्था में काम करता है तो वो संस्था का भला करता है। तो वो सीपी सर ने करके बताया और आज भी उनका चैतन्य आईआईपी के साथ जुड़ा हुआ है। एक बात। दूसरी बात कि मैं पिछले 2010 से कहता आ रहा हूँ कि प्रेसिडेंशियल एक्शन प्लान नहीं होना चाहिए, जो कि इनडायरेक्टली सीपी सर ने इस बात को माना है, पर्सनली भी माना है और रिटर्न में भी माना है और आज भी मान रहे हैं कि, और अभी भी इस साल भी जो टेन्योर चल रहा है इसमें भी मैंने सजेस्ट करा था कि इट शुड बी आईआईपी एक्शन प्लान, जो कि हमेशा चलता रहना चाहिए, जिससे कि कार्यक्रम में एक लयबद्ध संस्था चल सके। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो पैसा आईआईपी में आ रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग होना चाहिए, क्योंकि दैट इज वेरी हार्ड अर्न मनी बाय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज और टीम ऑफ पेडिकॉन्स, जो कि इतना पैसा लाते हैं और बचाते हैं। वो इस काम के लिए नहीं कि हमारे लीडर्स जो है उस सुविधे को सदुपयोग न करते हुए विदेश यात्राओं पर जाएं। अभी भी काफी लोग मैं कहना नहीं चाहूंगा, काफी लोग बाहर हैं और बार बार जा रहे हैं, जो कि संस्था के पैसे का दुरुपयोग है। उस संस्था को बच्चों के, अडोलसेंट के सदुपयोग में लाना चाहिए और उनके लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए। उस पैसे का सदुपयोग तभी हो सकता है और वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज जो पेडिकॉन के हैं वो खुश होंगे कि उनने जो पैसा आईपी को कमा के दिया या इकट्ठा करके दिया या उनकी 2 साल की मेहनत से दिया है, उसका सदुपयोग संस्था में हो रहा है, जो कि
अति आवश्यक है आज के समय को देखते हुए, क्योंकि देश को अपने बच्चों की समस्याओं के इलाज की जरूरत है। इसके साथ इस प्रोग्राम के आप दोनों महानुभावों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी उम्मीद है कि दर्शक इस कार्यक्रम को समझेंगे और हमारे आईआईपी के लीडर्स जो हैं इसको समझेंगे कि हम जो भी कह रहे हैं वो संस्था के हित में कह रहे हैं। किसी के लिए पर्सनली कोई वो कमेंट नहीं है, पर संस्था जो भी बात कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और पहले भी करी है, संस्था के हित में करेंगे। नथिंग पर्सनल विथ एनीबडी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि हम फिर किसी कार्यक्रम में वापस इकट्ठे होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।